हेलो एवरीवन। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे AIB 18 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो टाइम मैनेजमेंट है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है और AIB 18 को कैसे पास किया जाए वो आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैं केस लॉ की सीरीज़ स्टार्ट की है और जिसकी PDF ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, अभी जिनको नहीं मिला है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हेलो लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जो AIB 18 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है 29 अक्टूबर 2023 को, और ज़्यादातर लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है और जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो 30 सितंबर 2023 उसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है और पेमेंट की भी लास्ट डेट है। तो आप कोशिश करिए कि अपना फॉर्म 30 सितंबर तक फिल करके पेमेंट भी कर दें। और 29 अक्टूबर को एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी आपको ऑलरेडी आपको अच्छे से अभी आप लोग की हो रही होगी। और जो डाउट है कि वो लोग में की तैयारी में जो सिलेबस है उसके हिसाब से कैसे लोग उसको सॉर्ट आउट करें। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, 100 मार्क्स में इसमें नो निगेटिव मार्किंग रहता है और ज़्यादातर ये रहता है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसको आपको सही समय पे आपको उसको फिनिश करना रहता है। तो कोशिश करिए कि पेपर का जो आपका है उसमें जो आपको 3 घंटे मिलते हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, क्योंकि अगर आपने सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो आपका जो 100 है वो भी कभी कभी छूट जाता है। क्योंकि क्वेश्चन की जो सीरीज होती है, फर्स्ट नंबर पे IPC, सेकंड पे कॉन्स्टिट्यूशन, फिर मोटर व्हीकल एक्ट, ऐसे रहती है, सीक्वेंस वाइज नहीं रहती है। तो आपको एक भी ध्यान रखना है। और जो पासिंग परसेंटेज भी है जो 45% है जनरल OBC के लिए और 40% SC ST और डिसेबल कैंडिडेट के लिए। तो ये ध्यान में रखिए कि इस बार जो पासिंग परसेंटेज है वो 45% है जनरल OBC कैटेगरी के लिए और SC ST के लिए 40% और डिसेबल कैंडिडेट के लिए। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको पेपर एग्ज़ाम को सॉल्व करना है। और जैसे कि टाइम मैनेजमेंट का ही वीडियो है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो 3 घंटे का पेपर है तो सबसे पहले आपके जो भी पास बेयर एक्ट है, कोशिश करिए कि जो जितनी भी बेयर एक्ट है उसको आप अगर आप कैरी ऑन कर सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं तो उसको ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो आपके लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आने वाले आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका भी जो भी स्पेशलाइजेशन हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, इनकम टैक्स हो, जिस फील्ड में हो, कहीं ना कहीं वो हमेशा यूज होता है। तो ये आपकी एक लाइब्रेरी की भी शोभा बढ़ाएगा और आपको अगर प्रैक्टिस के क्षेत्र में है तो आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए। तो जिसमें जितने ज़्यादा आपके पास बेयर एक्ट है तो ये बेयर एक्ट आप ज़रूर परचेज कर लीजिएगा जितने भी सब्जेक्ट की हैं। और जैसे लॉ ऑफ टॉल्ट है तो लॉ ऑफ टॉल्ट की कोई बेयर एक्ट्स नहीं आती है, इसको आपने जो लॉ के एग्ज़ाम में आपने पढ़ा है उसी के आधार पर आपको इसको क्लियर करना है, इसके इम्पोर्टेंट केस लॉ। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आता है वो चाहे आपका फैमिली लॉ से हो या कॉन्स्टिट्यूशन से हो, तो सबसे पहले ये मत देखिए कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन के जितने क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 हम एक बेयर एक्ट उठाए और 1 से लेकर 100 जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है उसको पहले कर रहे हैं। इससे काफ़ी लोगों का पेपर इस बार ख़राब भी हो गया। तो लोगों बहुत ज़्यादा था कि सर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो उठाए फिर IPC उठाए, ऐसे नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो भी सीरियल वाइज है आपके, जैसे फर्स्ट नंबर पे अगर वो एविडेंस एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो आपको उसकी बेयर एक्ट लेनी है। अगर सेकंड नंबर पे IPC है तो IPC की लेनी है। ये नहीं लेना है कि एविडेंस एक्ट के जितने भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 अगर वो 8 नंबर के आए हैं तो उसको ढूंढने में लगे हैं और समय इसी में करें। तो आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपके 3 घंटे का पेपर है आपको पेपर को डिवाइड कर लेना है। कोशिश करना है कि पहले 1.5 घंटे में आपको 50, फिर बाकी 1.5 घंटे में 50। अब इसको और थोड़ा सॉर्ट आउट करें तो एक चीज़ ये आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको OMR शीट भी फिल करनी है और उसको पूरा आपको सही से फॉर्म भी फिल करना है। तो उसमें तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा आपका आगे पीछे जो 3 घंटे का पेपर वो थोड़ा कम भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको अपना पेपर कम से कम 2.5 घंटे में ही आपको अचीव करना है, क्योंकि आपको अगर 2.5 घंटे टारगेट मानेंगे तभी वो आपका पूरा 100 क्वेश्चन अचीव हो, क्योंकि जल्दबाजी में भी लोग नहीं मिलते तो क्वेश्चन गलत होने लगता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने साथ जो आपकी घड़ी है उसको लेकर जाना है और सही से ध्यान में रखते हुए इसको करना है।
दूसरी पॉइंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आर्टिकल से बेस आपको समझ में आ रहा है, तो देखिए क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा कि आने वाले वीडियो में कि क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, एक केस लॉ से रिलेटेड होता है। 3 टाइम से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी आप बस इतना जान लीजिए कि आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ढूंढने में। जैसे मैंने कहा ना कि जो भी बेयर एक्ट्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके आर्टिकल देख लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स देख लीजिए, जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। देखिए 10 नंबर के अगर क्वेश्चन है तो 10 नंबर ज़रूरी नहीं है कि 10 नंबर आपके आर्टिकल बेस्ड हों, उसमें से कुछ डायरेक्ट रहेगा, कुछ इनडायरेक्ट रहेगा, कुछ केस लॉ होगा। तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने केस लॉ की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट की है, मेरी प्ले लिस्ट AIB 18 की ऑलरेडी है। तो उसमें देखिए कि केस लॉ से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपके बेयर एक्ट्स के अलावा केस लॉ आते हैं, अगर उसमें से 4 से 5 नंबर भी आपके सही है, तो वो आपके जो एवरेज है 45% का, वो आपको पास कराने में मदद करेगा। अगर आपने 60 करके आए, 70 करके आए, जिसमें से आपका 20 या 10 गलत हो रहे हैं, तो आपका ये केस लॉ ही आपको आगे की ओर आपके एग्ज़ाम पास कराने में मदद करेगा। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जो भी आपकी है वो बेयर एक्ट्स को ध्यान में रखना है। जैसे एडवोकेट एक्ट है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो है प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो इसमें से ज़्यादातर एडवोकेट एक्ट से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल है उससे क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट केस लॉ भी पूछे जाते हैं। तो ये सब ध्यान में रखना है। कंपनी लॉ से काफ़ी सारे कंपनी लॉ के आते तो 2 ही नंबर की हैं, इसकी बेयर एक्ट्स भी काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन ये आपको आने वाले समय में इनकम टैक्स या आपके अगर आपकी फील्ड है या आगे भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये हमेशा काम देगा। ये जान लीजिए कि कोई भी बेयर एक्ट्स कभी ख़राब नहीं होती है, कोई भी बुक आपके ऐसा ना समझिए कि वो यूज नहीं है। हाँ, एक बार अगर आपने ले लिया है तो उसको आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यही एग्ज़ाम नहीं, आप जो भी एग्ज़ाम देंगे और आपकी लाइब्रेरी के भी लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये कंपनी लॉ की थोड़ी महंगी आती है, इनकम टैक्स की महंगी आती है, और लेबर एंड इंडस्ट्रियल 4 नंबर का आता है, लेकिन थोड़ा ये भी महंगी आती है, थोड़ा हैवी होती है, टैक्सेशन की भी महंगी आती है। तो इन सब को भी देखिए, अगर आप कैरी कर सकते तो ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत लोग मेन नंबर की लेते आते हैं और बाद में कहते हैं कि सर मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए। तो कभी कभी इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन 2 नंबर के डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड भी आ जाता है। जब सेक्शन बेस्ड रहता है तो डायरेक्ट आपका आंसर भी मिल जाएगा, 2 नंबर आपके बचा लेगा। तो आपको पता ना है कि बूंद बूंद से पानी भरता है, उसी तरह अगर बूंद बूंद से पानी भर रहा है, उसी प्रकार बूंद बूंद से सागर भी भर रहा है। तो इसी प्रकार आपको ये ध्यान में रखना है कि एक एक नंबर से आपको 45 नंबर का भी आ रहा है एग्जाम पास कराने में हेल्पफुल होगा। तो आपको यही भी ध्यान में रखते हुए अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। कोशिश करना है कि जो सीरियल वाइज क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद अगर टाइम बचे तब जो छूटे हुए क्वेश्चन हैं तो उनको ध्यान करना। जैसे फर्स्ट नंबर पे आपको क्वेश्चन मिला, सेकंड पे नहीं मिला, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिए, अगले क्वेश्चन पे चले जाइए जल्दी जल्दी, जिससे हो सके कि एक बार में आप 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आप एक बार रीड आउट कर सकें। अगर 1 से लेकर 100 तक रीड आउट तक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे PIL के जो क्वेश्चन है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के 4 नंबर के क्वेश्चन है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के 4 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी आपको देखना है कि PIL से रिलेटेड काफ़ी सारे वो होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से ज़्यादा अगर बेयर एक्ट्स में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आपको जैसे आपने जो लॉ के एग्जाम में पढ़ा है वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन इसके इंपॉर्टेंट केस लॉ बहुत ज़्यादा आते हैं। फैमिली लॉ में आपको काफ़ी मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, ठीक है, जो भी है इसमें आपके 8 नंबर क्वेश्चन इसमें आसानी से कवर हो जाएंगे। इन्वायरमेंटल लॉ में आप 2 नंबर आएंगे, साइबर लॉ से 2 नंबर आएंगे, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ से 4 नंबर के आएंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट, मोटर व्हीकल एक्ट से 5 नंबर के आएंगे, लॉ रिलेटेड टैक्सेशन से भी आपका 4 नंबर का आएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी या लॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आपके 8 नंबर के आएंगे, और लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो 2 नंबर का इससे आएगा, जबकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से आपका 2 नंबर का आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। सभी बेयर एक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल 19 है तो 19 सीरियल वाइज जो भी सब्जेक्ट हैं आपको ये कम से कम 22 या 23 बेयर एक्ट्स पढ़ेंगी। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग बेयर एक्ट्स लेना है। जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आपके 8 नंबर के पूरे मिल जाएंगे। हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थोड़ा अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लॉ, ये सब आपको एक ही में मिल जाएगा, तो 8 नंबर। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान में रखना है, और 29 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम है उसको आपको कवर करते रहना है। बाकी केस लॉ की जो सीरीज़ है वो ऑलरेडी मैं ला रहा हूँ, और बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रीवियस पेपर है उसको भी मैं सॉल्व कराते चलूँ।
तो टाइम मैनेजमेंट का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।